हाँ भाई, तो आज हम लोगों ने अपने पास सीए फाउंडेशन का लॉ शुरू करना है। ठीक है, तो हमारा जो लॉ का पेपर होने वाला है वो है हमारा सेकंड पेपर, पेपर नंबर 2। और इस पूरे पेपर का जो नाम है, एक्चुअल नाम है, वो है बिजनेस लॉज एंड 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 नहीं पता सर, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। ये है हमारा सब्जेक्ट पूरा, बिजनेस लॉज एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। ठीक है, तो जिसमें बिजनेस लॉज जो एक पोर्शन है वो हमारा 60 मार्क्स लेगा, और जो बीसीआर है, जिस जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग है, हमारा 40 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो हम इस क्लास में अपने पास पढ़ा करेंगे बिजनेस लॉज, और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग दूसरी क्लास हुआ करेगी। तो वो जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग है ना, वो मेजरली इंग्लिश है, मेजरली, क्योंकि इंस्टीट्यूट आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप एक प्रोफेसर बनने वाले हो तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, यू शुड बी एबल टू कम्युनिकेट, क्योंकि आगे चल के जॉब हो सकता है इंडिया के बाहर लग जाए, हो सकता है तुम लोगों को इंडिया के बाहर के क्लाइंट से डील करना पड़ जाए। तो यू शुड बी गुड इन इंग्लिश, प्लस एट द सेम टाइम बाहर के क्लाइंट्स के अलावा भी आपको रिपोर्ट्स वगैरह बनानी आनी चाहिए, आपकी ग्रामर, आपकी जो वो है इंग्लिश, वो स्ट्रांग होनी चाहिए। तो इसलिए बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग भी ऐड किया गया। ये पहले किसी ज़माने में जब सीपीटी हुआ करता था तब ये नहीं होता था, अब इसको भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो बिजनेस लॉज एंड कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग 60 मार्क्स का रहेगा, यानी कि 40 मार्क्स का ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, पेपर जैसा कि डिस्कस किया गया था पहले भी, ये भी पेपर सब्जेक्टिव ही रहेगा, मतलब हमने इसमें पूरा पूरा लिखना होगा। अच्छा, तो बच्चे मुझे पूछते क्या सर हमें इसमें पूरा पूरा खुद से लिखना पड़ेगा? जी हाँ, खुद से लिखना पड़ेगा। क्या हमें पूरी किताब को एज इट इज चिपका देना जैसे हमने याद किया है? नहीं, आपको पूरा का पूरा एज इट इज लिखने की जरूरत नहीं है, बट ध्यान रहे उसके अंदर लिखना प्रोफेशनल वर्ड्स ही है। मतलब जो हम अपने लॉ में पढ़ेंगे जब हम, तो हमारे सामने आएंगे नए नए वर्ड्स, जो हम नॉर्मल वर्ड्स बोलते हैं उन्हीं को एक अलग तरीके से लिखा जाता है प्रोफेशनल फॉर्म में, तो हमने उन वर्ड्स को यूज़ करना है अपने पास। अच्छा, क्या हम पेपर, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमारी इंग्लिश वीक है, क्या हम पेपर हिंदी में ऑप्ट कर सकते हैं? यस, एग्जाम फॉर्म जब फिल करोगे तो तुम्हारे पास ऑप्शन आएगा कि तुम एग्जाम कैसे देना चाहते हो, हिंदी में या इंग्लिश में, तो तुम चूज कर सकते हो इंग्लिश या हिंदी, वॉट एवर इट यू फील लाइक। बट एक बार आपने चूज कर लिया तो वो मेथड फिर बदल नहीं पाएगा, ये बात ध्यान रखना। इंग्लिश चूज करें तो इंग्लिश में लिखना पड़ेगा पेपर, हिंदी चूज करें तो हिंदी में लिखना पड़ेगा पेपर, बदल नहीं पाओगे। ठीक है, तो हमारा ये पेपर सेम 3 घंटे का रहेगा जैसे अकाउंट्स का पेपर है, और 60 मार्क्स का बिजनेस लॉज है। तो एक बार हम लॉ में देखते हैं हमारे पास क्या क्या कवर करना है हमने लॉ में। तो सबसे पहले देखो हमारे सामने है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, अगला है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 और कंपनी एक्ट 2013। तो ये 5 एक्ट्स हैं जो हमने कवर करने हैं। इनमें सबसे ज़्यादा वेटेज किसकी है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसके अंदर अकेले 9 चैप्टर्स हैं, और अगर तुम देखो तो यहाँ लिखा हुआ भी है सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 75 तक हमने इसके अंदर पढ़ना है, मतलब 75 सेक्शन हमने पढ़ने होंगे। तो 9 चैप्टर्स के अंदर डिवाइडेड है। अगला जो है वह सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये भी कुछ 4 या 5 चैप्टर्स में बटा हुआ है। पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये भी 4 चैप्टर्स के अंदर डिवाइडेड है। एलएलपी एक्ट का एक ही चैप्टर है, और कंपनीज एक्ट का भी एक ही चैप्टर है। अब अगर इंपॉर्टेंस वाइज पूछो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसकी है, और बाकी फिर इन दोनों की है। इन दोनों के भी सवाल आते हैं, और ऐसा नहीं है कि नहीं पूछे जाएंगे, इनके भी सवाल आते हैं, बट उतनी वेटेज नहीं है जितनी इन तीनों की है। तो ये 3 चैप्टर्स हमारे मेन हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूँ सीएमए फाउंडेशन की, तो सीएमए फाउंडेशन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है। बाकी की जो नीचे के 3 एक्ट है ये नहीं है सीएमए फाउंडेशन के अंदर। उनके अंदर क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, एक और होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, वो कंप्राइज कर जाते हैं तीनों 70 नंबर के, और एक पोर्शन होता है उनका एथिक्स का, वो हो जाता है 30 मार्क्स का। तो सीएमए फाउंडेशन के अंदर क्या क्या रहेगा? एक तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रहेगा, एक रहेगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट, फिर एक होगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। ये तीनों 70 नंबर के होंगे,
और लास्ट में एक एथिक्स का पोर्शन होता है, वो होता है 30 मार्क्स का। इस तरीके से CMA फाउंडेशन के अंदर रहेगा। और CA फाउंडेशन के अंदर ये 3 चैप्टर्स तो मेन इंपॉर्टेंस रखते हैं, बाकी के ये 2 चैप्टर्स भी रखते हैं। अच्छा, अब ध्यान रखना, कंपनी 2013 अभी तो बहुत हल्का है, बट जब तुम नेक्स्ट लेवल पहुंचोगे इंटरमीडिएट लेवल पे, तो ये बहुत ज़्यादा थॉरो हो जाएगा, डीप में आ जाएगा। वहाँ पे इस कंपनीज एक्ट की वेटेज करीब 70 नंबर की हो जाएगी इंटरमीडिएट लेवल पे। तो इसके अंदर 10 चैप्टर होंगे कंपनीज एक्ट में, बट क्या होगा, चैप्टर नंबर 1 वही होगा जो तुम यहाँ पढ़ के जाओगे। तो इसका रिलेशन यहाँ पे तुम्हारे क्या समझ लो, ऐसे समझ लो कि होता नहीं है, कुछ खाना खाने से पहले चखा देते हैं कि चख लो कैसा है, तो यहाँ लिटरली तुम्हें सिर्फ चखाया जा रहा है कि कंपनी से देख लो ऐसा है। अल्टीमेटली ये बनेगा कैसा वो तुम्हें पता चलेगा इंटरमीडिएट लेवल पे, जहाँ पे 10 चैप्टर रहेंगे इसके अंदर प्रॉपर, और फाइनल लेवल में ये और डीप हो जाएगा और ज़्यादा। मतलब फाइनल लेवल पे वो नहीं होगा जो तुम इंटरमीडिएट में पढ़ोगे, जो इंटरमीडिएट में पढ़ चुके वो खत्म, उसके बाद फाइनल लेवल पे नया शुरू होगा, कंपनी से शुरू होगा बट आगे का होगा। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा पेपर का सब्जेक्ट सिलेबस। ठीक है, अच्छा, इसमें कोई चीज़ पूछनी हो, किसी को कोई चीज़ डिस्कशन करनी हो तो बताओ। नहीं? अच्छा जी, चलो। तो अब हम अपने पास आज शुरू करेंगे सबसे पहला चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जिसका नाम है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, तो मैं हल्का हल्का ब्रीफ शुरू करता हूं, सिर्फ अभी सब लोग इधर ध्यान से देखना। चैप्टर का नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो अगर तुमने ध्यान से देखा हो तो ईयर है 1872, इसका मतलब है ये 1872 में आया था। तो क्या हम इस वक्त आज़ाद थे? नहीं, यानी कि इसको कौन लाया था? ब्रिटिशर्स लाए थे। तो हम ब्रिटिशर्स की एक कॉलोनी थे, याद है? ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज होती थी बहुत सारी। तो ब्रिटिशर्स की क्योंकि बहुत सारी कॉलोनीज थी, तो उन्होंने अलग अलग कॉलोनीज के लिए अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया होगा, सिर्फ इंडिया के लिए थोड़ी बनाया होगा। तो इसलिए उन्होंने इसको क्या नाम दिया? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उनकी कोई दूसरी कॉलोनी है तो उसके लिए दूसरा नाम दे दोगे, कि फॉर एग्जांपल नेपाल पे भी रूल किया था तो नेपाल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी होगा उनका। तो उन्होंने अलग अलग कॉलोनीज पे अलग अलग बनाया। इंडिया के लिए जो बनाया वो 1872 में आया था, उसका नाम था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, अच्छा, तो हम जो शुरू कर रहे हैं वो है लॉ। अगर मैं तुमसे पूछूं कि लॉ क्या है, तो तुम लोग अपने हिसाब से बताओ कि लॉ क्या होता है? कानून। ये तो हिंदी हो गया। ये तो तुमने क्या, वो कौन सी गेम, अरे वो कौन सा गेम होता है, नमशराज खेल रहे हो कि ऊपर वाला इंग्लिश नीचे वाला हिंदी। तुमने लॉ को बोल दिया कानून। ये लॉ होता क्या है, क्या करता है ये लॉ? गवर्नमेंट ने इसको बनाया तो हमें मानना पड़ेगा। हाँ, ये देखता है कि सब चीज़ें ढंग से चल रही नहीं चल रही। बिल्कुल ठीक। लॉ का क्या काम है? लॉ का ये काम है कि सोसाइटी में बैलेंस बना के रखे। लोग जो हद से ज़्यादा गुजर के कुछ करने की कोशिश करते हैं उनको रेगुलेट कर सके। तो ह्यूमन बिहेवियर को रेगुलेट करने का एम है लॉ का। जैसे तुमने सुना होगा ट्रैफिक के भी रूल्स हैं, ट्रैफिक के भी लॉज हैं। तो क्या कोशिश कर रहा है ट्रैफिक के लॉज? कि लोग सड़कों पे अंधाधुंध ना चलें, एक दूसरे में ना घुसें, और वक्त दे के एक दूसरे को टाइम दे के चलें। किसी को उड़ा दे तो फिर पकड़े जाएं, सज़ा हो उनको, है ना। तो लॉ का बेसिक एम ये है कि आपको रेगुलेट करना, ह्यूमन बिहेवियर को रेगुलेट करना। अब लॉज बहुत सारे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट के लॉज हैं। तुमने सुना होगा एक ग्रीन ट्रिब्यूनल करके होती है, इन्वायरमेंट के लॉज होते हैं। तो ग्रीन ट्रिब्यूनल, अगर कभी भी तुम पहाड़ों पे जाओ फॉर एग्जांपल, और पहाड़ों पे अब तुम अगर बॉनफायर लगाने की कोशिश करोगे तो वो कहेंगे भैया ग्रीन ट्रिब्यूनल वाले करने नहीं देंगे, या जो वो हैं ग्रीन रेवोल्यूशन वाले वो करने नहीं देते, आग लगाने नहीं देंगे अब पहाड़ों पे। तो वो क्यों? वो कहते हैं जी पोल्यूशन क्रिएट होता है, पोल्यूशन से हम लोग सब परेशान रहते हैं। तो वो कहाँ से रेगुलेट होते हैं? एनवायरमेंट लॉज। और जैसे ट्रैफिक के लॉज हमने भी डिस्कस किए, ट्रैफिक के लॉज। अच्छा, और क्या? अगर आपने कोई क्राइम किया तो उसके लिए इंडियन पीनल कोड, ये नाम सुना होगा फिल्मों में,
कि आपको इस आदमी को आईपीसी की धारा, फॉर एग्जांपल सुना होगा ना, आईपीसी की धारा 273, 308, 510 के तहत सजाए मौत और पता नहीं क्या क्या सुनाई जाती है ना। तो वो कहाँ से आ रहा है? इंडियन पिनल कोड। ठीक, अच्छा, और क्या है? बिजनेस को भी रेगुलेट करने के लॉज होते हैं। तो बिजनेस कैसे कैसे चलेंगे उसके लिए बिजनेस लॉज बनाए गए। तो ऐसे बहुत सारे लॉज हैं। अभी तो ये छोटे बहुत ही बताए मैंने, पता नहीं कितने तरीके के तुम्हारे देश के अंदर लॉज ही लॉज हैं। तो क्योंकि इसके इतने सारे लॉज हैं, हमने सारे नहीं पढ़ने, हमने पढ़ने हैं सिर्फ बिजनेस लॉज। बिजनेस लॉज का दूसरा नाम होता है मर्केंटाइल लॉ। तुम लोग सब जब अपना बीकॉम में एडमिशन लोगे तो जो बच्चे ड्यू में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मर्केंटाइल लॉ। वो मर्केंटाइल लॉ क्या है? वही जो तुम यहाँ फाउंडेशन में पढ़ रहे होगे, अपना बिजनेस लॉ। ठीक है, ये लॉज क्या करते हैं? आपके बिजनेस को रेगुलेट करते हैं। तो ये तो सिर्फ एक लॉ, एक ब्रांच हुई मल्टीपल लॉज की, एक ब्रांच है। लॉज बहुत सारे हैं। अब इसके अंदर भी फर्दर बहुत सारे लॉज हैं, जैसे कि भैया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये एक बिजनेस लॉ है। और क्या? सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ये भी एक आए। फिर पार्टनरशिप एक्ट 1932, फिर एलएलपी एक्ट 2008, फिर कंपनीज एक्ट 2013, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। ठीक है, सिर्फ ये तो एग्जाम्पल नहीं है, और भी हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, बहुत सारे एक्ट हैं। टोपा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो लॉज हमारे पास बिजनेस के अंदर भी बहुत सारे हैं। हमने जो इनमें से पढ़ने होंगे वो ये 5 हैं सीए फाउंडेशन के अंदर अपने। ठीक है, तो ये 5 लॉज हम अपने पास कवर करेंगे और ये मर्केंटाइल लॉ के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो हल्का सा ब्रीफ में पढ़ लेते हैं कि लॉ क्या है। लॉ इज अ मैकेनिज्म फॉर रेगुलेटिंग द ह्यूमन कंडक्ट इन अ सोसाइटी। इट कंसिस्ट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स enforced by an authority to regulate people's behavior with a view to secure justice, peaceful living and social security। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हो गया लॉ। लॉ के अंदर मर्केंटाइल लॉ यानी कि बिजनेस लॉ। तो पढ़ो क्या कह रहा है? देयर आर वेरियस ब्रांचेस ऑफ लॉ सच एज सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, टैक्स लॉ, लेबर लॉ, बिजनेस लॉ। Mercantile law, commercial law or business law is that branch of law which regulates business and commercial transactions. It includes laws relating to contract, sale of goods, partnership, companies, negotiable instruments, insurance, carriage of goods etc. मतलब mercantile law के अंदर बहुत सारे लॉ हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, इंश्योरेंस एक्ट, कैरेज ऑफ गुड्स एक्ट एटसेट्रा। एटसेट्रा का मतलब है भैया ये तो सिर्फ कुछ ही हैं, और भी बहुत होने वाले हैं। ठीक है, तो हमने ब्रीफ में अपने पास देख लिया लॉ क्या है और मर्केंटाइल लॉ क्या है। अब हम क्या शुरू कर रहे हैं अपने पास? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसका चैप्टर है सबसे पहला नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो हमने लॉ देख लिया, मर्केंटाइल देख लिया। अब देखते हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो देखो, लेट अस सपोज 2 लोग हैं, ये हो तुम और ये है मान लो एक शॉपकीपर। ठीक है, तो तुमने यहां से एक नोटबुक खरीदनी है, पढ़ने जाना है, तो तुमने क्या खरीदनी है? नोटबुक। तो ये तुम्हें नोटबुक देगा और तुम क्या करोगे? लेके भाग जाओगे, है ना? क्या करोगे? पैसे दोगे। तो यहां पे एक आदमी ने प्रॉमिस किया कि वो नोटबुक देगा और दूसरे ने प्रॉमिस किया कि वो पैसा देगा। तो जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसका बेसिक एम क्या है? लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक एम ये है कि इन 2 लोगों ने एक दूसरे को जो ये प्रॉमिसेस करे हैं, ये प्रॉमिसेस ये पूरे करें। और अगर किसी इंसान ने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया तो दूसरे आदमी को नुकसान होगा। तो वो जो नुकसान है, उस नुकसान की दूसरे आदमी के लिए हम कॉम्पेंसेट करें, उसको कहें भरपाई करें।
ठीक है। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एम क्या है? इन्फोर्स करना क्या? प्रॉमिसेस। दो लोगों ने एक बिजनेस ट्रांजैक्शन में जो भी काम करा है उसको इन्फोर्स करना, जो भी प्रॉमिस करा है उसको पूरा करवाना, और अगर पूरा नहीं करता है तो जिस पार्टी के साथ गलत हुआ है उसको उसके लिए कॉम्पेंसेट करना। अच्छा, एक चीज बच्चे समझ लेते हैं कि सर ये तो बिजनेस लॉ है, तो जो लोग बिजनेस करेंगे उन्हीं के लिए है, हम तो जॉब करने वाले हैं, हम लोग आगे चल के जॉब करेंगे, हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है? ऐसा नहीं है, ये लॉज हम सभी के ऊपर एप्लीकेबल है। तुम डे टू डे में हर किसी से कभी ना कभी कोई ना कोई बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट करते हो। तुमने नोटबुक खरीदी, ये कॉन्ट्रैक्ट किया जाके। तुमने डोमिनोज से पिज्जा मंगाया, कॉन्ट्रैक्ट किया। तुम मेरे पास पढ़ने आए, कॉन्ट्रैक्ट किया। तुमने ओला उबर करी, कॉन्ट्रैक्ट किया। मेट्रो करी, कॉन्ट्रैक्ट किया। फ्लाइट की टिकट, मूवी की टिकट, जो भी कुछ कर रहे हो सब चीज़ों में हम किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं। तो ये मत समझ लेना कि यार ये तो बिजनेस लॉ है, बिजनेस वाले ही करेंगे इसको तो इम्प्लीमेंट। नहीं, हम सब डे टू डे में रोज किसी न किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एम क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एम है इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ प्रोमिसेस। दो लोगों ने एक दूसरे को जो प्रॉमिस किया वो पूरे किए जाए। तो नीचे एक एग्जाम्पल बना दिया, वो एग्जाम्पल वैसे जो मैंने लिया तो मैं इसको रीड नहीं कर रहा, ठीक है, नोटबुक वाला एग्जाम्पल। अच्छा, आगे अब देखते हैं, इट इज एप्लीकेबल टू बिजनेस कम्युनिटी एज वेल एज अदर्स। अभी डिस्कस किया कि ये सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं, जो बिजनेस कर रहे हैं हर किसी के ऊपर एप्लीकेबल है, क्योंकि हम रोजमर्रा की ट्रांजैक्शंस में कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं सोर्सेज ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो बातें लिखी गई हैं ये कहां से लिखी गई हैं? तो पहली चीज, ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बनाया किसने था? ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि 1872 का एक्ट है तो ब्रिटिशर्स ने बनाया। तो इसके जो सोर्सेज हैं, पहली चीज तो मतलब सोर्सेज ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो सबसे पहला सोर्स है वो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सर ये समझता नहीं आया, क्या कह रहे हो? सोर्सेज ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट 1872? ऐसे समझो कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक बड़ी ब्रांच है, उसके अंदर चीजें कहां से मिलेंगी? अगर आपको लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स कराना है तो कहां पे जाओ देखने? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाओ। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताएगा कि कैसे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को आपको इन्फोर्स करना है। ठीक है, अच्छा सर क्या इसके अंदर सारी बातें लिखी हैं? हाँ, मेजरली इसके अंदर सारी बातें लिखी हैं, बट कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कोई भी नहीं सोच पाता। सोचो ये कब का बना है? 1872। उसके बाद से आज 2022 चल रहा है, कितनी ज्यादा डिफरेंसेस आ चुके होंगे। तो क्या हो गया कि भैया बिजनेस के अंदर फर्क आ जाता है, तो हर बात में इसमें कुछ नहीं मिलेगा। कभी कभी कुछ चीजें हो सकती है जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मिस हो गई, जिसने बनाया था वो इतनी चीज नहीं सोच पाया। तो इसके अलावा फिर वो क्या देखते हैं? वो देखते हैं कोर्ट के जजमेंट्स। अगर किसी मैटर पे, किसी मुद्दे पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे कुछ नहीं लिखा तो क्या होगा? पार्टीज आपस में केस करेंगी और उस केस में जो कोर्ट ने डिसाइड करा है उसको मान लेंगे कि वो है उस मैटर का लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। तुम लोग 12th में अभी पढ़ के आए हो पार्टनरशिप। तुम लोगों ने पार्टनरशिप में एक चैप्टर पढ़ा, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है, अच्छा इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट जो तुम्हें नहीं सिखाया जाता मैं वो बता रहा हूं। क्या होता है? लेट अस सपोज 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। ठीक है, अब ये फर्म डिसॉल्व हो गई, इनकी एक पार्टनरशिप है, फर्म क्या हो गई? डिसॉल्व हो गई। तो अब डिसॉल्व होता है तो क्या करते हैं? फर्म के एसेट्स बेचते हैं और लायबिलिटीज को पे ऑफ करते हैं। फिर अगर कुछ पैसे कम पड़ जाते हैं तो पार्टनर से क्या कहते हैं? अपने घर जाओ और अपना कच्चा बनियान भी बेच के आओ और पे करो। मतलब इनके घर बार का सारा सामान बेच देंगे और कहेंगे सब कुछ बेचो और कंपनी के लायबिलिटी, फर्म के लायबिलिटीज को रीपे करो। लेट अस सपोज फॉर एग्जांपल ए को जो देने थे, मतलब अपने घर से जो उसको लाने थे, ए को लाने थे फॉर एग्जांपल 50,000, बी को लाने थे घर से 30,000
और सी को लाने थे 20,000। तो हुआ क्या, सब अपने अपने घर गए और अपना घर का सामान बेचना शुरू करा। हमारे जो भाई साहब सी हैं, ये अपने घर का सामान बेच के सिर्फ 5,000 रुपये ही लेके आ पाए। ठीक है, जो ये ला पाए, इसको लाने थे 20, लाए कितने 5। ये तो अपने अपने घर से ले आए। हुआ क्या, कितने कम पड़ गए इसके 15,000 रुपये। तो सी क्या हो गया, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट समझते हैं, भिखारी, दिवालिया निकल गया, जिसको हिंदी में बोलते हैं, दिवाली निकल गया, भिखारी बन गया। तो अब इसके पास तो कुछ बचा नहीं, ये 15,000 रुपये अब कम रह गए। तो ये 15,000 किसको देने पड़ेंगे, ए और बी को देना पड़ेगा। अब ए और बी में झगड़ा है, कैसे दें। ए और बी में ए कह रहा है बराबर बराबर देंगे, बी कह रहा है नहीं हम इस रेशियो में देंगे 5:3:2 में, फिर कह रहा है ए कह रहा है नहीं हम पार्टनरशिप के रेशियो में देंगे, बी कह रहा है नहीं हम कुछ और रेशियो में देंगे। झगड़ा हो गया। तो झगड़ा हुआ कि 15,000 कौन देगा, कैसे देगा। तो फिर गए पार्टनरशिप एक्ट में देखने। पार्टनरशिप एक्ट में देखा कि इस पर तो कुछ लिखा ही नहीं। जब पार्टनरशिप एक्ट खोला तो इस पर कुछ लिखा नहीं। अब क्या करें, तो केस हुआ, कोर्ट केस हुआ, और कोर्ट ने फिर वहां डिसाइड करा कि ये 15,000 रुपये ये पार्टनर्स ए और बी देंगे किस रेशियो में, इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन। ये 15,000 कैसे देंगे, वो कैपिटल्स की रेशियो में देंगे। और कैपिटल्स कौन सी, जो डिसोल्यूशन से तुरंत पहले की कैपिटल थी, उस रेशियो में इनको बेयर करना पड़ेगा ये लॉस। तो यानी कि अब देखो क्या हुआ, पार्टनरशिप एक्ट में कुछ नहीं मिला तो कहां गए, कोर्ट गए, और कोर्ट के जजमेंट ने डिसाइड करा ना। तो ये बहुत फेमस जजमेंट है, शायद पता हो तुम्हें, इसको बोलते हैं गार्नर वर्सेस मर्रे। बहुत फेमस जजमेंट है, शायद किसी टीचर ने 12th में बोल दिया हो, बट चांसेस कम है। तो ये गार्नर वर्सेस मर्रे का केस है। जब तुम लोग इंटरमीडिएट में आओगे तो इंटरमीडिएट में तुम्हें पढ़ाया जाएगा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन पढ़ाया जाएगा, और वहां पे इसके ऊपर प्रॉपर सवाल करवाए जाएंगे। तो ये 15,000 कैसे बटेगा वहां पे सिखाया जाएगा इंटरमीडिएट लेवल पे। बट तो सेम चीज यहां पे देखो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी है। किसी मैटर पे अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ नहीं लिखा तो हम जाएंगे कोर्ट, और कोर्ट के जो डिसीजंस हैं उनको देख के उस हिसाब से फॉलो करेंगे। ठीक, अच्छा। और तीसरी चीज हम क्या देखेंगे, बिजनेस का कस्टम, यूजेज और ट्रेड है। क्या कह रहे हो सर, ये तो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं मैं ऐसे वर्ड्स। तो देखो, हम कॉन्ट्रैक्ट की चीजें और कहां से देखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से देखेंगे, कोर्ट के जजमेंट से देखेंगे, और आपके जो जिस बिजनेस में आप हो उस बिजनेस की एक जनरल प्रैक्टिस क्या है, उस जनरल प्रैक्टिस को भी हम अपने पास कंसिडर करेंगे टू सी द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल कोचिंग में एक प्रथा है, प्रथा या प्रैक्टिस है कि भैया स्टार्टिंग की कुछ 1-2 क्लास डेमो मिलती हैं, तो वो क्या है, बिजनेस की एक प्रैक्टिस है। तो लॉ ये कहता है हम आपके बिजनेस के जो कस्टम है या आपकी जो ट्रेड का जो प्रैक्टिस है, आपके ट्रेडिंग का जो प्रैक्टिस है, हम उसको एक बार कंसिडर करेंगे, उसको भी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में काउंट करेंगे। बट ध्यान रहे, कोर्ट एक लॉ ये कहता है आपके बिजनेस की जो कस्टम है या जो प्रैक्टिस है ये ऐसी होनी चाहिए जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को वायलेट ना करे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को तोड़े ना। जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है उसके अंदर अंदर में रह के काम कर ले, औकात में रह ले, अपनी औकात से बाहर जाके अगर इसने कुछ काम किया आपके बिजनेस की प्रैक्टिस ने, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात ही मानी जाएगी, आपके बिजनेस की बात नहीं मानी जाएगी। जैसे हमारे बिजनेस की प्रैक्टिस है कि कोचिंग में डेमोज दी जाते हैं, तो वो बिजनेस की प्रैक्टिस है, और लॉ अलाउ करता है कि आप ऐसा कुछ कर सकते हो कि 1 या 2 क्लास ऐसे चैरिटी या कह लो डेमो के तौर पे आप दे सकते हो, तो ये अलाउड हो जाता है। और अगर आपके बिजनेस की प्रैक्टिस के बियॉन्ड आपकी बिजनेस की प्रैक्टिस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को तोड़ेगी, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तुम्हें तोड़ेगा। वो क्या कहेगा, नहीं तुम्हारी प्रैक्टिस हम नहीं मानेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बातें ही वैलिड रहेंगी। ठीक है, तो ये हो गया देखो सोर्सेज ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या देखेंगे, कहां लिखा है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा है। ये कब आया था, ये आया था 1 सितंबर 1872 को, एंड इट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। कुछ साल पहले तक जो ये वर्ड यहां इंक्लूडिंग है यहां होता था एक्सक्लूडिंग। क्या होता था, 5 अगस्त 2019 से पहले
जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया था, जिसके अकॉर्डिंग ये होता था कि जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर इंडिया के एक्ट्स, इंडिया के लॉज एप्लीकेबल नहीं होते थे। इंडिया की गवर्नमेंट ने अगर कोई भी एक्ट पास करा है, वो क्या होता था, जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट असेंबली में जाता था। अगर उन लोगों ने वहां पे उसको पास कर दिया तो वहां पे एप्लीकेबल होता था, अदरवाइज नहीं होता था। तो क्या हुआ, सरकार ने 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 और सेक्शन 35 कॉन्स्टिट्यूशन का रिमूव कर दिया, जो जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था। तो उससे क्या हो गया, अब उनके पास वो अधिकार खत्म हो गए जो उनको स्पेशल पावर्स मिली थी। अब इंडिया में जो भी लॉ पास होगा लोकसभा राज्यसभा में, वो ऑटोमेटिकली जम्मू कश्मीर पर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अब एप्लीकेबल है टू द एंटायर इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अच्छा, हाँ, इंक्लूडिंग। ठीक है, अब लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या मिलेगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तुम्हें मिलेगा कि भैया एक वैलिड ऑफर या वैलिड एक्सेप्टेंस क्या होती है। जैसे तुम कोई चीज़ खरीदने जाओगे तो एक बंदा तुम्हें पहले ऑफर करेगा, फिर तुम हाँ करोगे कि हाँ मुझे चाहिए या नहीं चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताएगा कि एक वैलिड ऑफर क्या है और वैलिड एक्सेप्टेंस क्या है। फिर क्या बताएगा, कंसिडरेशन क्या है। कंसिडरेशन मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। तुम मुझे कुछ दे रहे हो तो मैं भी बदले में कुछ दूंगा, तो उसको क्या बोलते हैं, कंसिडरेशन, समथिंग इन रिटर्न। तो हम कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ेंगे क्विड प्रो क्वो क्या है। फिर पढ़ेंगे हम कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, मतलब किस किस की औकात है कॉन्ट्रैक्ट करने की, मतलब कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ये बात मिलेगी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। फिर एक कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे फ्री कंसेंट का। कंसेंट मतलब याद करो, स्कूल में कंसेंट फॉर्म देते थे, पिकनिक पे जाना है तो कंसेंट फॉर्म फिल करके आओ, पेरेंट्स की कंसेंट, पेरेंट्स की अप्रूवल। तो कंसेंट मतलब अप्रूवल, और फ्री कंसेंट मतलब आपने अपनी इच्छा से दिया है, फ्री विल से अपनी अप्रूवल दी है। तो फ्री कंसेंट क्या होती है वो हम पढ़ेंगे। फिर कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनको अग्रीमेंट्स होते हैं जो स्पेसिफिकली लॉ मना करता है, नहीं कर सकते, तो वो हम चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दिया तो क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया है तो क्या करना है, और किसी को नुकसान हुआ है तो क्या करना है। सब चीज़ें कहाँ पढ़ेंगे हम, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। फिर मैंने क्या बताया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अलावा और क्या है सोर्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कोर्ट के जजमेंट्स या कोर्ट के जो डिसीजन है। तो देखो क्या लिख रहा है, अपार्ट फ्रॉम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अदर सोर्सेज ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर judicial decisions of precedents and customs and usages of trade. The decisions of the Supreme Court are bounding on the lower courts. The judicial decisions constitute an important source of the law of contract, especially when the act is silent on a point or there is ambiguity. तो अगर किसी मैटर पे एक्ट साइलेंट है तो कहाँ जाएंगे, जुडिशियल डिसीजन, मतलब कोर्ट के डिसीजंस पे। ठीक है, अच्छा, फिर मैंने बताया था, और तीसरा क्या है, बिजनेस का जो कस्टम है, ट्रेड है, प्रैक्टिस है। बट मैंने बोला था उसको क्या करना है, अपनी औकात में रह के काम करना है। औकात से मतलब इट कैन नॉट वायलेट व्हाट इज रिटन इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के विद इन रह के काम करता है, बिजनेस प्रैक्टिस है, तो वैलिड है, अदरवाइज इनवैलिड है, लॉ उसको अलाउ नहीं करेगा। तो ये बात उन्होंने यहाँ पे और यहाँ पे लिख दिया। आगे बढ़े, नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है, द एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव। इसका मतलब क्या है, देखो हम कॉन्ट्रैक्ट्स में मल्टीपल तरीके से एंटर करते हैं, मल्टीपल जगहों पे मल्टीपल तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी के साथ पार्टनरशिप में जाते हैं तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, हम किसी से सामान खरीदते हैं तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, हम किसी के साथ कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो बिल रिसीवर पड़ता है ना तुम लोगों ने अकाउंट्स में, वो करते हैं तो वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। किसी के साथ, किसी से तुम ज़मीन खरीदते हो, फ्लैट खरीदते हो, तो उसका एक अलग वो भी कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये कहना चाह रहा है ये जो सेंटेंस है कि भैया सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, उसके अलावा भी एक्ट्स हैं। अगर आपको कोई पार्टनरशिप करनी है तो उसके लिए अलग एक्ट में जाना, पार्टनरशिप एक्ट में जाना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी मिलेंगी चीज़ें, पार्टनरशिप एक्ट में भी मिलेंगी चीज़ें। किसी के साथ कुछ ज़मीन खरीद रहे हो या फ्लैट खरीद रहे हो तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं, और भी जगह पे लिखी है, कौन सा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, उसके अंदर देखना। किसी से सामान खरीद रहे हो तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही नहीं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट को भी देखना। तो वो ये चीज़ बोल रहा है कि भैया हर एक चीज़ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं मिलेगी,
कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अलावा भी बहुत सारे एक्ट्स हैं। तो देखो क्या लिख रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, इट डज नॉट डील विद ऑल द ब्रांचेस ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देयर आर सेपरेट एक्ट्स विच डील विद कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप, इंश्योरेंस एटसेट्रा। ठीक है, तो द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दस कंटेन्स द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट and does not deal with contractual relationships which are dealt under special statutes। ये statutes का मतलब क्या होता है, एक्ट। तो कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ना एक जनरल प्रिंसिपल बता देगा कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या होता है, बट कुछ कुछ मैटर्स हैं जिनके लिए स्पेशल एक्ट बनाए गए हैं, तो उनके लिए आपको उनके स्पेशल एक्ट में जाके देखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है हमारा, व्हाट इज द स्कीम ऑफ द एक्ट। स्कीम ऑफ द एक्ट का मतलब क्या है, कह लो इंडेक्स कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहले हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 1 से लेकर 75, ये हैं तुम्हारे सिलेबस में। ठीक है, इसके बाद कुछ स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। ये देखो अलग अलग सेक्शंस हैं। तो ये जो स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है ये तुम कहाँ पढ़ोगे, इंटरमीडिएट में। अभी तुम्हें सिर्फ सेक्शन 1 से लेके 75 तक पढ़ने हैं, बाकी के सेक्शंस नहीं पढ़ने। तो देखो सेक्शन 1 से 75 आया, 75 के बाद देखो 76 से कुछ सेक्शन गायब हैं, 76 से लेके 123 के सेक्शंस गायब हैं। ठीक है, फिर सडनली 124 से 147, 148 से 181 और 181 के बाद 182 से 238, पर 238 के आगे के भी नहीं है। तो 230 के आगे कौन सा नहीं है, 239 से लेके 266 तक के सेक्शंस गायब हैं। तो देखो क्या है, ये जो सेक्शन है ना 76 से लेके 123, ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट के सेक्शन है। तो पहले क्या था, सेक्शन 76 से 123 ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हिस्सा था, फिर क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से ये सेक्शन निकाले और इसको अलग एक्ट बना दिया। सिमिलरली 239 से लेके 266 ये जो सेक्शंस हैं ये पार्टनरशिप से जुड़े हुए हैं, तो इनको पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डाला गया था, फिर क्या किया, इनको निकाल के कहाँ डाल दिया, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। सर ऐसा क्यों किया, पढ़े तो अच्छे थे। अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे को मैं अकाउंट्स, लॉ और इको की बुक एक साथ दे दूं, एक ही बुक में, मजा आएगा पढ़ने में। बुक का साइज कितना हो जाएगा, हैरी पॉटर की बुक की भी मोटी छोटी रह जाएगी, उससे ज़्यादा मोटी हो जाएगी वो बुक, है कि नहीं। तो क्यों किया, देखो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही थी ओवर द ईयर्स। 1872 में एक्ट आया था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसके बाद हर रोज कुछ ना कुछ नई विचित्र तरीके की ट्रांजैक्शन होती जा रही है। तो फिर क्या किया, कहा भैया बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बढ़ता जा रहा है, पढ़ने वाले का दिमाग फटता जा रहा है। तो एक काम करो, सिंप्लीफाई कर दो कि भैया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अलग कर दो, सेल ऑफ गुड्स एक्ट को अलग कर दो, पार्टनरशिप को अलग कर दो। तो इसलिए क्या किया, इन तीनों को अलग अलग कर दिया। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट की जो मम्मी है वो कौन है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मतलब इन दोनों ने जन्म लिया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। तो यानी कि एक बार सोचो, तुम लोग अपने पापा मम्मी की पैदाइश हो, तो क्या तुम्हारे ट्रेड्स मम्मी पापा से मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, नाक नक्शा, आँख, जबड़ा वबड़ा सब मिलता होगा। क्यों मिलता है, बायोलॉजिकली जीन्स ट्रांसफर होके आ रहे हैं, तो भैया इसके भी तो जीन्स ट्रांसफर होंगे। यानी कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट में वो चीज़ें होंगी जो एक सेल ऑफ गुड्स एक्ट कॉन्ट्रैक्ट में भी होती हैं, मतलब रिफ्लेक्शंस होंगी। तुम्हारे अंदर भी क्या है, पापा मम्मी के रिफ्लेक्शंस है ना, तो इनके अंदर भी क्या होंगी, रिफ्लेक्शंस होंगी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हम इनके साथ साथ पढ़ते हुए चलेंगे, या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को इग्नोर नहीं करेंगे इनके साथ। क्लियर है। तो ये बात यहाँ पे लिख दी कि भैया सेक्शन 76 से 123 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट में है, और 239 से 266 पार्टनरशिप के थे, उनको निकाल दिया गया 1932 में और एक अलग एक्ट बना दिया, पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, आगे तो मेन जो हमारे को चैप्टर्स में पढ़ना है, फाउंडेशन में जो हमें मेन पढ़ना है वो क्या है, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑपरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और रेमेडीज फॉर अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी एक एक करके, मतलब एक एक करके चैप्टर्स आते चल जाएंगे, तो मैं समझ में आता जाएगा ये सारे वर्ड्स का क्या मतलब है। ऑपरेशन, डिस्चार्ज, रेमेडीज फॉर ब्रीच,
ये सब एक एक करके समझ में आने लगेगा। ठीक है सर, बहुत हो गया कहानी, अब बताओ व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। तो आओ मैं एक बहुत ही सिंपल सा तुम्हारे नॉर्मल लाइफ से एक एग्जांपल लूंगा और उस एग्जांपल से ही हम इसको पढ़ेंगे। तो लेट अस सपोज ये हो तुम और ये है तुम्हारा एक दोस्त, कौन? BFF, BF नहीं BFF, हाँ कभी BF समझो, ठीक है। अच्छा, तो तुमने अपने दोस्त के साथ, तुमने अपने दोस्त को ऑफर किया, तुम्हारे दोस्त के पास एक कार है, तुम्हें वो कार खरीदनी है, तो तुमने क्या किया? ऑफर किया, विल यू, या तुम बेच रहे हो, चलो कुछ भी कर लो, तुम बेच रहे हो अपनी कार, विल, तुमने ऑफर किया, विल यू बाय माई कार फॉर 5 लाख। तुम्हारे पास एक कार है जो तुम इसको बेच चाह रहे हो, तो तुमने क्या बोला? विल यू बाय माई कार फॉर 5 लाख। तुम्हारे दोस्त ने क्या बोला? यस आई विल। ठीक है, तो इसके अंदर देखते हैं हुआ क्या क्या है। सबसे पहले तुमने अपने दोस्त को ऑफर करा, क्या ऑफर करी? अपनी कार। कितने में ऑफर करी? 5 लाख। तो मैं कह सकता हूं कंसिडरेशन है, मतलब तुम गाड़ी दोगे तो वो तुम्हें पैसे देगा। ठीक, फिर तुम्हारे दोस्त ने क्या कहा? यस आई विल, एक्सेप्ट करा, तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट किया, तो यहां पे तुम्हारे बीच में क्या बन जाता है? एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है, तो देखो तुमने पहले एक ऑफर दिया, उस ऑफर को उसने एक्सेप्ट किया, ठीक है, तो ये क्या बन गया? एक प्रॉमिस। ठीक है, फिर तुम्हारा जो प्रॉमिस था, क्या उसके अंदर कंसिडरेशन इन्वॉल्व है? मतलब तुम कुछ दे रहे हो, वो कुछ दे रहा है, तो प्रॉमिस में कंसिडरेशन भी है। तो ये प्रॉमिस क्या बन गया? अग्रीमेंट। ठीक है, अच्छा बताओ, क्या सरकार या क्या लॉ तुम्हें ये गाड़ी बेचने से रोक सकता है? नहीं, मतलब लॉ तुम्हारे को अलाउ करता तुम गाड़ी बेच सकते हो। तो मैं कह सकता हूं कि दिस अग्रीमेंट, जो तुमने अग्रीमेंट किया है, दिस इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। इन्फोर्सेबल का मतलब समझते हैं ना, लॉ आपको ये करने देगा, ऐसा हो करने देगा, तो क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहां पे हमने मल्टीपल चीजें देखनी है कि भैया पहली चीज, क्या ऑफर किया गया है? हाँ जी। एक्सेप्ट किया है? हाँ। तो क्या बना? प्रॉमिस। अगर उस प्रॉमिस में कंसिडरेशन इन्वॉल्व है तो क्या बन गया? अग्रीमेंट। और वो अग्रीमेंट अगर लॉ इन्फोर्स करता है तो क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, आओ एक और एग्जांपल लेते हैं। ये हो तुम, यह है तुम्हारा BFF। तुमने अपने दोस्त से कहा आई विल सेल माई कार फॉर 5 लाख। तुम्हारे दोस्त ने बोला ओके आई विल बाय इट। ठीक है, बताओ कॉन्ट्रैक्ट बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा, बनेगा नहीं, क्यों नहीं? देखो, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए सबसे पहली चीज क्या चाहिए? ऑफर। यहां पे तुमने अपने दोस्त को ऑफर नहीं करा। ऑफर करने के लिए जरूरी क्या है? आप सामने वाले से उसकी इच्छा पूछ रहे हो। यहां पे आप कह रहे हो मैं करूंगा, आई विल, आप एक स्टेटमेंट दे रहे हो। यहां पे क्या था? विल यू, क्या तुम मेरी गाड़ी लोगे? तो यहां पे तुम उसकी इच्छा पूछ रहे हो और कुछ कह रहे हो मैं कुछ करूंगा बदले में। यहां पे तुमने सीधा बोला है आई विल सेल माई कार फॉर 5 लाख, तो यहां पे ऑफर नहीं है। तो हाँ, मतलब मैं बेचूं तो 5 लाख में बेचूंगा,
आई विल सेल माई कार फॉर 5 लाख। तो ये बोला उसने। अब तुम्हारा दोस्त कह रहा है ओके आई विल बाइट, तो तुमने इसको ऑफर किया था क्या? नहीं। अगर ये तुमसे कह दे कि ला मुझे दे, 5 लाख देने को तैयार हूं, और तुम बेचने से मना कर दो, तो क्या वो कुछ कर सकता है तुम्हारा? नहीं। क्यों? ऑफर नहीं था। तुमने ये बोल दिया था कि मैं अपनी गाड़ी 5 लाख में बेचूंगा, बट उसको थोड़ी कहा था कि तुझे बेचूंगा, मैं तो 5 लाख में बेचूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारी जेब में फ़ोन पड़ा है, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारा फ़ोन कितने का है, तुमने कहा सर 50,000 रुपये का है। मैंने कितने का बेचोगे? तुमने बोला सर हम उसको बेचेंगे 35,000 रुपये का, 35,000 का हम उसको बेचेंगे। मैंने कहा लाओ मैं 35,000 देता हूँ, मुझे अपना फ़ोन दे दो। तो तुमने मुझे क्या ऑफ़र किया है? नहीं। मैंने से तुमसे पूछा था कितने का बेचोगे, तुमने बोल दिया सर 35,000 का बेचेंगे, और मैंने कहा मैं देता हूँ मुझे दे दो, और अगर तुम्हें मुझे नहीं बेचना तो मैं तुमसे ज़बरदस्ती नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ यहाँ पे, ऑफर नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है। ठीक। अच्छा, अगला बताओ। ये हो तुम और ये है तुम्हारा दोस्त, ठीक है? ये दोस्त है, BFF नहीं है। और एक कैसा दोस्त है? नशेड़ी, सस्ते नशे करता है, वाइटनर सूंघता है, मोजे सूंघता है, ठीक है? अच्छा, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें ऑफर किया ड्रग्स, विल यू बाय ड्रग्स फ्रॉम मी फॉर 50,000? और तुमने भी पता नहीं क्या सोचा, बोल दिया यस आई विल, मैं भी तेरी तरह सस्ते नशे करूंगा, मैं भी तेरे साथ ड्रग्स लूंगा, हम दोनों संजू बनाएंगे अपने ऊपर। ठीक। अच्छा बताओ, ऑफर है या नहीं? है। एक्सेप्टेंस है या नहीं? है। ऑफर एक्सेप्टेंस बन गया तो क्या हो गया? ये प्रॉमिस बन गया। ओके। अच्छा बताओ, क्या इस प्रॉमिस में कंसिडरेशन है? कंसिडर मतलब समथिंग इन रिटर्न, तुम कुछ दे रहे हो क्या? 50,000, और वो क्या दे रहा है? ड्रग्स। तो प्रॉमिस है और कंसिडरेशन भी है, तो क्या बन गया? अग्रीमेंट बन गया। ठीक। और बताओ, ये अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है? मतलब क्या ये लॉ अलाउ करेगा? तो दिस अग्रीमेंट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो ये क्या बनेगा? वॉइड अग्रीमेंट। हमने देखो क्या कोशिश करी, हमने कोशिश करी कि अग्रीमेंट शादी कर ले इन्फोर्सेबिलिटी से। अगर अग्रीमेंट इन्फोर्सेबिलिटी से शादी कर ले तो हम उसका सरनेम चेंज कर देते, उसका सरनेम चेंज ही नहीं हो पाया, सरनेम वही रह गया। क्यों? मान लो ये निकला पंडित, ये फॉर एग्जांपल ये निकला जैन कम्युनिटी का, और ये निकल गया फॉर एग्जांपल श्रीवास्तव कम्युनिटी का। तो इंडिया में क्या चलता है भैया? जैन की जैन से, श्रीवास्तव की श्रीवास्तव की से, गुप्ता की गुप्ता से, एंड सो ऑन। तो क्या हुआ? हमने जैन की शादी कराने की कोशिश करी, किससे? श्रीवास्तव से। हमारे देश ने क्या कह दिया? ई ना हो पाएगा भैया जी, श्रीवास्तव की श्रीवास्तव से कराओ, जैन की जैन से, मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, ये अग्रीमेंट की ही स्टेज पे रुक जाएगा। अगर अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता, मतलब अगर जैन की शादी जैन से करा देते तो लॉ क्या कहता? हाँ हाँ कराओ कराओ कराओ, जैन की जैन से करा रहे हो ना, तो मैं अलाउ करूंगा। तो क्या बनाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। वहीं जैन की श्रीवास्तव से कराई तो लॉ ने कह दिया सॉरी, कहीं और करो, इंडिया के बाहर जाओ। तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अच्छा चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। ये हो तुम और ये है तुम्हारा
फ्रेंड। ठीक है, आज है तुम्हारा बर्थडे तो हैप्पी बर्थडे, पहले ही ले लो मेरे से हैप्पी बर्थडे, गिफ्ट मत लेना। ठीक है, तो आज है तुम्हारा हैप्पी बर्थडे, तुमने अपने दोस्त से बोला कि शाम को मेरे यहाँ पार्टी है, आ जाइयो। देखो, पहले गिफ्ट बोल दिया, दोस्त है, इनवाइट करना जरूरी नहीं है, तू ला, मतलब का सामान ला मेरे लिए। तो तुमने अपने दोस्त से कहा विल यू कम टू माई बर्थडे ट्रीट। ठीक है, इन द इवनिंग। तुम्हारे दोस्त ने क्या बोल दिया? यस आई विल। वो भी भूखा नंगा है, वो भी कह रहा है अरे फ्री का खाना हम तो कहीं नहीं छोड़ते। तुम्हारे दोस्त ने कह दिया हाँ मैं आऊँगा। ठीक है, अब हुआ क्या, शाम को तुम्हारा दोस्त बर्थडे पार्टी में नहीं आ पाया, उसकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आ गया, वो भागा भागा वहाँ चला गया, दगाबाज। तुम्हें आया गुस्सा, तुमने कहा भाई को छोड़ के तू बंदी के पास भाग गया। तुम लड़कियां कुछ और बोल सकते हो कि बहन को छोड़ के बंदे के पास भाग गया, नालायक, बेगैरत। तुमने अपने दोस्त पे केस ठोक दिया, केस ठोक दिया। तुम्हें आया गुस्सा कि तुम पॉजिटिव किस्म के हो। ठीक है, तुम पॉजिटिव किस्म के हो, तुम्हें आया गुस्सा कि मेरे को छोड़ के अपनी बंदी या बंदे के पास तू कैसे जा सकता है, मैं तेरे आंसू पूछती हूँ, वो तुझे रुलाता है और तू उसी के पास भाग रहा है। तुमने अपने दोस्त के ऊपर केस ठोक दिया। तुमने कहा कोर्ट में, देखो कोर्ट, मैंने इसको ऑफर किया था, ठीक, इसने वो ऑफर एक्सेप्ट किया, ठीक, ऑफर किया, उसने एक्सेप्ट किया, क्या बन गया? प्रॉमिस बन गया। फिर क्या इस प्रॉमिस में कंसिडरेशन है? क्यों नहीं है? तुम उसको बर्थडे ट्रीट दोगे, खिलाओगे, और तुम्हारे लिए वो गिफ्ट लाए ना लाए, तुम्हारे लिए उसका आना जरूरी है, दोस्त है ना, तो तुम्हारे लिए वो आ जाए, वो ये कंसिडरेशन है। बोलते ना अरे यार तू आ जा, तू गिफ्ट मत ला, तू आ जा, तेरा आना ही मेरे लिए काफी है ना। तो तुम्हारे लिए उसकी प्रेजेंस रिक्वायर्ड है, कंसिडरेशन भी है। तो क्या बना? अग्रीमेंट। और क्या ये अग्रीमेंट लॉ इन्फोर्स कराता है? सर ये तो नहीं पता, है ना। देखो, इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ, जो ये कॉन्सेप्ट है, ये जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ वाला पोर्शन है, ये क्या होता है, जब आप किसी के साथ कोई अग्रीमेंट करते हो तो आपकी उस अग्रीमेंट में इंटेंशन होनी चाहिए या इच्छा होनी चाहिए टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। मतलब आप जब किसी कॉन्ट्रैक्ट करते हो, अग्रीमेंट करते हो, तो आपके पीछे आपका एक इंटेंशन होना चाहिए कि आप इसको इन्फोर्स कराना चाहते हो, इसको आप पूरा करवाना चाहते हो। तो बताओ, क्या तुम्हारी इंटेंशन थी कि इसको इन्फोर्स कराना ही कराना है, या इसको वो करना है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ करना ही करना है? नहीं, ना ही दोस्त की होगी। ठीक, तो यहां पे लॉ ये कहता है देयर शुड बी एन इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन। तो इस वजह से यहां पे ये नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। लॉ कहता है ये सिर्फ एक सोशल अग्रीमेंट है। किसी के बर्थडे पे जाना क्या प्रॉमिस करना, किसी की शादी पे जाने का प्रॉमिस करना, या किसी भी ओकेजन पे जाने का प्रॉमिस करना और ना जा पाओ, ये सब क्या है? सोशल अग्रीमेंट्स है। इसमें आपका इंटेंशन नहीं है टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन। तो इस केस में ये एक अग्रीमेंट की स्टेज पे बन के रुक जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, तो तुम केस भी नहीं ठोक पाओगे। ठीक है, चलो काफी एग्जांपल्स हो गए। अब जरा बुक पे नजर मारें। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज H, ये जो 2H लिखा है, ये ऐसा नहीं कि H को ठंड लग रही थी तो ढक दिया। H का मतलब है यहां पे सेक्शन 2 क्लॉज H, ठीक है, ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है? डेफिनेशन बता रहा है,
एन अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। यही तो पढ़ते हुए आ रहे थे हम, एन अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, दस अ कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स। कॉन्ट्रैक्ट में दो एलिमेंट आएंगे, क्या? एक अग्रीमेंट और एक लीगल ऑब्लिगेशन, यानी कि इन्फोर्सिबिलिटी। तो अग्रीमेंट और लीगल ऑब्लिगेशन, अग्रीमेंट के दो टुकड़े थे। अग्रीमेंट से पहले क्या था? प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन ने क्या बनाया था? अग्रीमेंट बनाया था। और प्रॉमिस कैसे बना था? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। तो ऑफर को दूसरे तरीके से प्रपोजल बोल सकते हैं, वो वाला नहीं जो तुम्हें आता रहता है। कौन सा फ्लावर के साथ आता है ना वीडियो पे, वैलेंटाइंस डे पे, वो आता है ना प्रपोजल, वो वाला प्रपोजल नहीं। वो प्रपोजल मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या बनाता है? प्रॉमिस। तो देखो क्या लिख रहा है, एक्सेप्टेड प्रपोजल। इसको इकट्ठा करके क्या बोल सकता हूं मैं? एक्सेप्टेड ऑफर या एक्सेप्टेड प्रपोजल क्या बनाएगा? प्रॉमिस। प्रॉमिस जिसमें साथ कंसिडरेशन वर्ड है क्या बनाएगा? अग्रीमेंट। अग्रीमेंट जिसके साथ लीगल ऑब्लिगेशन आएगी? कॉन्ट्रैक्ट। हमें डेफिनेशन याद हो गई सभी की। तो देखो डेफिनेशन पढ़ो अग्रीमेंट की। एन अग्रीमेंट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज ई। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन अग्रीमेंट। देखो, प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर कॉन्स्टिट्यूट्स एन अग्रीमेंट। ठीक है, आगे। नाउ व्हाट इज अ प्रॉमिस? प्रॉमिस क्या था? वही एन एक्सेप्टेड प्रपोजल इज डिफाइंड एज प्रॉमिस। तो द अग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन। कोई डाउट है तो बताओ। नहीं, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताना, एक एग्जांपल लेते हैं। ये हो तुम और ये है तुम्हारा फ्रेंड, ठीक है। और तुम्हारे पास कार्स ही कार्स हैं, मतलब पूछो मत, धोनी शायद पीछे रह जाएगा तुम्हारे, बट तुम्हारे पास कोई कमी नहीं है कार की। तो तुम्हारे पास एक फॉर एग्जांपल ऑल्टो है, तुम्हारे पास एक बलिनो है, तुम्हारे पास एक नेक्सॉन है, BMW है, रेंज रोवर है। देख रहे हो, छोटे मोटे आदमी नहीं हो तुम। और क्या है, पता नहीं क्यों सीए करने आ गए। और क्या है, ऑडी है, और क्या, मर्सिडीज है। तो फिर और वो लैम्बोर्गिनी कैसे भूल गए तुम यार, हद हो गई। लाइन से गाड़ियों की घर में वो है, ठीक है। अब हुआ क्या, तुमने अपने दोस्त से कहा विल यू बाय माई कार फॉर 5 लाख, ठीक है। तुम्हारे दोस्त ने कहा यस आई विल, ठीक है। अब बताओ कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं? है, हाँ है, क्यों नहीं? तुम सोच के बैठे हो कि तुम ऑल्टो बेच रहे हो, और तुम्हारा दोस्त सोच रहा है कि तुम लैम्बो बेच रहे हो। कितने में? तुम सोच रहे हो, तुमने बताया नहीं कौन सी कार, तुम सोच के बैठे हो, ये देखो अपने दिमाग में, ये तुम्हारा दिमाग है, सोच रहे हो क्या, ऑल्टो। तुम्हारा दोस्त बड़े बड़े सपने देख रहा है, क्या, लैम्बोर्गिनी। कितने में मिल रही है? 5 लाख रुपए की। उसने कहा लूट मची, लूट ले लो। बताओ क्या कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि तुम जो सोच रहे हो वो नहीं सोच रहा, यानी कि तुम दोनों के जो माइंड्स हैं वो अलग अलग हैं, तो माइंड्स मीट नहीं कर रहे, एक जगह पे नहीं आ रहे, एक अलग चल रहा है, एक अलग चल रहा है। तो इसको बोलते हैं कि यहां पे तुम्हारे बीच में कंसेंट नहीं है।
लैक ऑफ कंसेंट है। अगर तुम दोनों ही ऑल्टो के बारे में सोच रहे होते तो मैं कहता प्रेजेंस ऑफ कंसेंट, उसको बोलते फिर हम कंसेंसस एड इडम। अगर तुम दोनों, तुम और तुम्हारा दोस्त ऑल्टो के बारे में ही सोच रहे होते तो हम कहते कि तुम्हारी दिमाग साथ में चल रहे हैं, तो क्या है तुम्हारी जो कंसेंसस है, लैटिन में उसको बोलते हैं कंसेंसस एडिडम। ठीक है, अगर यहां पे नहीं है, एब्सेंस ऑफ कंसेंट है, तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं नुडुम पैक्टम। नुडुम पैक्टम। ठीक है, अभी छोड़ दो ना, तुम लोगों को लैटिन वर्ड्स इतना अभी नहीं याद रखने, धीरे धीरे सब आने लगेगा, सब आएगा। तो अभी के लिए क्या है, कंसेंट होनी जरूरी है। आओ, ये चीज उन्होंने देखो यहां पे लिखी है। एन अग्रीमेंट कम्स into existence when one party makes a proposal to the other party and the other party gives his acceptance. There should be exchange of promises. There must be two or more persons to make an agreement because one person cannot enter into an agreement with himself. एक बात बताओ, क्या तुम खुद से कह सकते हो कि मैंने खुद को ऑफर करे थे अपने गुड्स और मैंने खरीद लिए? मजे की बात है, भर्ती कर देंगे सीधा पागल खाने में और वहां कहेंगे पहले इसका इलाज करवाओ, है ना। तो इसका मतलब क्या है, देयर शुड बी टू पार्टीज, वन ऑफरर, सेकंड ऑफरी। ठीक, आगे देयर शुड बी कंसेंसस एडिडम, दैट इज, इसको बोलते हैं दैट इज बोथ द पार्टीज मस्ट अग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। क्लियर है। नेक्स्ट अगला है लीगल ऑब्लिगेशन। ये मैंने अभी डिस्कस किया था कि मैंने तुमसे कहा कि तुमने अपने दोस्त से कहा था कि क्या तू शाम को मेरी बर्थडे पार्टी पे आएगा? उसने कहा था हाँ आऊँगा, फ्री का खाना कौन छोड़ता है। और हुआ क्या, कहाँ पहुँच गया, गर्लफ्रेंड की गोद में। तो तुमने अगर केस ठोका तो क्या केस जीतोगे? नहीं। क्यों नहीं जीतोगे? उसकी मर्जी है कि चला जाए कहीं भी। एक वर्ड बोला था, हाँ नहीं, नॉट इनफोर्सेबल तो ठीक है, दोनों पार्टीज की इंटेंशन नहीं थी टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन। तो क्योंकि दोनों पार्टीज की इंटेंशन नहीं थी टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन, इस वजह से ये बन जाता है एक सोशल अग्रीमेंट, और सोशल अग्रीमेंट इज नॉट इनफोर्सेबल बाय लॉ। पढ़ लो इसके ऊपर जल्दी से, ये वाला पैराग्राफ जो है इसके ऊपर पढ़ लो। नहीं पता नहीं क्या है इसमें, मरा। आगे करें तो ये वाला वो पार्टी वाला हो गया एग्जांपल। आगे अब देखते हैं, एक सेंटेंस है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। ये बात से सब अग्री कर चुके हो अब तक कि भैया जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट पहले जरूर अग्रीमेंट रहा होगा, फिर उसकी शादी हुई इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ से, फिर उसका सरनेम बदल गया, और सबकी शादी नहीं हो पाती है ना। बहुत जिन लोगों की भी शादी हुई उनके बीच में प्यार जरूर है, बट जिनके बीच में प्यार है जरूर नहीं उनकी शादी हो। कितनी सही बात बोल दी, इतना तो है कि नहीं। तो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट समझ लो शादी है, तो ये शादी हो गई और ये प्यार है, तो सबका प्यार शादी में नहीं बदलता, किसी का दिल भी टूटता है, बट जिनकी शादी हुई है उनके बीच में प्यार जरूर कभी ना कभी तो रहा होगा। शादी के बाद कई साल बाद शायद खत्म हो जाए, बट इनिशियली में तो जरूर रहा होगा, उससे पहले जरूर रहा होगा, है ना। तो मुझे बताओ वाइडर टर्म क्या है, बड़ा टर्म, कॉन्ट्रैक्ट बड़ा है या अग्रीमेंट बड़ा है? नहीं, अग्रीमेंट। क्यों?
क्योंकि कुछ अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे बट कुछ अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेंगे। बट क्या कुछ कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट बन जाएंगे और कुछ कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट नहीं बनेंगे? क्या बोले सर? अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता। ठीक, क्या एक कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट भी हो सकता है और नॉट एन अग्रीमेंट भी हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, क्योंकि भैया एक कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन ही क्या है? एन अग्रीमेंट विच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ। तो भैया इसकी डेफिनेशन ही कह रही है कि ये एक अग्रीमेंट ही है, तो ये कैसे हो सकता है? यानी कि अग्रीमेंट एक बड़ा टर्म हुआ, अग्रीमेंट से जन्म लिया कॉन्ट्रैक्ट ने। तो अगर एक अग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ है तो ये बनेगा कॉन्ट्रैक्ट, और अगर ये नॉट इनफोर्सेबल बाय लॉ है तो ये क्या बनेगा? वॉइड अग्रीमेंट। इसकी शादी नहीं हुई ना, तो तुम क्यों शादी करवा रहे हो बार बार कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट बोल के? अग्रीमेंट की ही स्टेज पे मर जाएगा इसका प्यार और ये वॉइड हो जाएगा। अवॉइड नहीं है। कभी सोचो कि सर वॉइड की स्पेलिंग आप गलत बोल रहे हो, अवॉइड अवॉइड होना चाहिए, वॉइड अग्रीमेंट। है वॉइड मतलब जो लॉ अलाउ नहीं करे, पॉसिबल नहीं है जो चीज। ठीक, तो यही डेफिनेशन हमने लिखी हुई है, वहां पे सेंटेंस है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो देख लो, अब इनके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। तो अग्रीमेंट क्या है? अग्रीमेंट तो जी प्रॉमिस है। प्रॉमिस मतलब ऑफर एंड एक्सेप्टेंस टुगेदर विद एन कंसिडरेशन क्या बना देता है? अग्रीमेंट बना देता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक अग्रीमेंट जो लॉ इन्फोर्स करता है। अग्रीमेंट इज अ वाइडर टर्म, कॉन्ट्रैक्ट इज अ स्पीशीज ऑफ एन अग्रीमेंट। इट इज अ नैरोअर टर्म, मतलब छोटा है। अग्रीमेंट क्या है? इट मे नॉट क्रिएट एनी लीगल ऑब्लिगेशन। जरूरी नहीं है कि अग्रीमेंट से लीगल ऑब्लिगेशन अराइज हो, बट कॉन्ट्रैक्ट से नेसेसरली मतलब जरूरी है कि एक लीगल ऑब्लिगेशन तो आएगी ही आएगी। ऑब्लिगेशन मतलब है लायबिलिटी आपके ऊपर आएगी आएगी। ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स। कोई डाउट यहां तक? अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या है? What type of legal obligations are dealt with by the law of contract? कौन सी लीगल ऑब्लिगेशंस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फॉलो करता लेता है? देखो, लीगल ऑब्लिगेशन मतलब क्या है? लीगल ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? जो आपको काम करना ही है, यानी कि एक तरीके से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या कह लो लायबिलिटी। हमने अकाउंट्स में तो पढ़ा था ना, अकाउंट्स में जब हमने पढ़ा था लायबिलिटी की डेफिनेशन, तो क्या बोला था? लायबिलिटी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ना। तो ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लॉ आपके ऊपर थोपता है। तो लॉ तो आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोपता है, जैसे सड़क पे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना, फिर और कौन से? इन्वायरमेंट को साफ रखना, फिर किसी का मर्डर नहीं करना, किसी को पिटाई, किसी की ठुकाई नहीं करना है, और भी बहुत सारे लीगल ऑब्लिगेशंस हैं जो हम पर एप्लीकेबल होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन सी करता है? लीगल ऑब्लिगेशन। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो लीगल ऑब्लिगेशंस को देखता है जो अराइज होती हैं फ्रॉम अग्रीमेंट्स। ठीक है, लीगल ऑब्लिगेशन हमारी बहुत है। ट्रैफिक रूल को फॉलो करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिहेवियर अपना अच्छा से मेंटेन करना वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एनवायरमेंट को साफ रखना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी को चेक करता है? जो अराइज होती हैं फ्रॉम अग्रीमेंट्स। ठीक है, अच्छा, अगर मैं कहूं तुम छत पे पतंग उड़ा रहे थे, पतंग उड़ाते उड़ाते पड़ोसी की छत पे चले गए, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी हवा वहां की थी, तो उड़ते उड़ते तुम भी उड़ गए पड़ोसी की छत पे। अब वहां से पतंग उड़ा रहे हो, उड़ाते उड़ाते पतंग उड़ाते उड़ाते पड़ोसी के छत पे गमला रखा था वो तुमने गिरा दिया, या उसका एक डिश लगा हुआ था, छत पे डिश लगा हुआ था, तुम उस डिश पे बैठ गए
और वो डिश अब यूँ हो गया है, तो जो डिश ऐसे होता है उसको तुमने तो सीधा कर दिया या वो और झुका दिया, तो डिश हो गया खराब। बताओ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसको डील करेगा या नहीं? डिश जो ऐसे होता है तुमने यूं कर दिया है, उसको सीधा कर दिया, उसको प्लेट बना दिया है, ठीक है, और उसको बिल्कुल चपटा कर दिया है। बताओ वो तुमसे पैसे मांगेगा कि तुमने उसका नुकसान किया है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसको कवर करेगा या नहीं? नहीं। क्या ये अग्रीमेंट से आया है? नहीं। तुमने किसी का नुकसान करा है तो उसको बोलते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स, TORTS। टॉर्ट्स का मतलब होता है छोटी छोटी गलतियां आप कर देते हो, तो वो चीजें वहां कवर होंगी। वो भी लीगल ऑब्लिगेशन है आपकी, उसका नुकसान के वो वापस करना, बट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं आएगा। ठीक है, आओ तो देखो क्या लिख रहा है। ऑब्लिगेशंस मे अराइज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डील्स only with such legal obligations which arise from agreements. Obligations which are not contractual in nature are outside the purview of law of contract. For example, obligation to observe traffic rules does not fall within the scope of the Contract Act. ठीक है, तो अब नीचे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? Contract creates right in personam as distinguished from जस इन रेम है। ये क्या है सर? जस इन रेम। अच्छा लो, इसको ऐसे भी लिख देते हैं राइट इन रेम, और राइट इन पर्सोनम को ऐसे लिख देते हैं जस इन पर्सोनम। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। सर आप कुछ भी लिख दो, हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। राइट इन रेम लिख दो कि जस इन रेम लिख दो, राइट इन पर्सोनम लिख दो कि जस इन पर्सोनम, हमारे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। देखो फॉर एग्जाम्पल, ये हो तुम और ये है तुम्हारे वो, ठीक है। तो तुमने अपने वो के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, फॉर एग्जाम्पल कार का। तुम्हारे पास एक कार है, तुम अपनी कार अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को बेच रहे हो। विल यू बाय माई कार फॉर 5 लाख? ठीक है, तुम्हारे वो जी ने कहा यस आई विल। ठीक है, बताओ कॉन्ट्रैक्ट बना या नहीं? बन गया। ऑफर भी है, एक्सेप्टेंस भी है, कंसिडरेशन भी है, इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ भी है, चारों चीजें हैं, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब हुआ क्या? तुम अच्छा खासा चल रहा था, सडनली बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया। ओ माय गॉड। तो देखो तुमने रो रो के अपनी आंखें काली कर ली, सुजा ली हैं, इतनी बड़ी बड़ी कर ली हैं, रो रो के टब भर दिया तुमने। ये देखो टब है और तुमने टब भर दिया है रो रो के। ठीक है, और अब ये एक्स बॉयफ्रेंड कह रहा है मैं गाड़ी नहीं खरीदूंगा। ठीक है, तुम्हें आया गुस्सा, तुमने कहा मैं तुझ पे केस करूंगा या तुझ पे केस करूंगी। बॉयफ्रेंड कहता जा जो करना है कर ले। ठीक है, अब तुम देख रहे हो यार ये तो बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, शायद ये ना दे पैसे। तुमने क्या कहा? ठीक है, तुमने जाके इसकी मम्मी पे केस कर दिया। बोला कैसा नालायक बच्चा पैदा किया है? ब्रेकअप तो किया ही किया, मेरे साथ गाड़ी खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, इस नालायक ने वो भी तोड़ दिया। तो मम्मी जी, सॉरी एक्स मम्मी जी एक्स मम्मी हुई ना, एक्स मम्मी जी आप मुझे पैसे दो 5 लाख रुपए और मैं गाड़ी दूंगी। बताओ मम्मी पे केस कर सकते हो कि नहीं? क्यों? कॉन्ट्रैक्ट तो तुमने इस जालिम के साथ किया था, और केस किस पे ठोक रहे हो? मम्मी पे। यानी कि लॉ कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तुम्हें किसके अगेंस्ट अधिकार दे रहा है? सिर्फ इसके अगेंस्ट, जो पार्टी था कॉन्ट्रैक्ट में उसके अगेंस्ट। यानी कि
अ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स राइट इन पर्सोनम, राइट इन पर्सोनम मतलब अ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स अ राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, जो पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट में आपके पास उसी के अगेंस्ट अधिकार आएगा, किसी और के अगेंस्ट नहीं आएगा। यानी कि तुम मम्मी पे केस नहीं कर सकते, यानी कि यू डू नॉट हैव राइट इन रेम। राइट इन रेम का मतलब क्या है? राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। तो क्या राइट पूरी दुनिया के अगेंस्ट आ गया तुम्हारे पास? ये सिर्फ मम्मी के उसके जालिम के अगेंस्ट ही आया? किसके अगेंस्ट अधिकार आया तुम्हारे पास केस करने का? किसके पास? ओनली इस जालिम के साथ, एक्स बॉयफ्रेंड के साथ अधिकार है ना। तो यानी कि कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स राइट इन पर्सोनम मतलब राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन और पर्संस एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम राइट इन रेम। राइट इन रेम मतलब प्रोटेक्शन अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। अच्छा, तुम्हारी जेब में एक मोबाइल फोन पड़ा है, ठीक है, क्या तुम ये मोबाइल मुझे यूज करने से रोक सकते हो? अच्छा, क्या क्लास में किसी और बच्चे को यूज करने से रोक सकते हो? कर सकते हो। क्या अपने बॉयफ्रेंड का गर्लफ्रेंड को यूज करने से रोक सकते हो? कर सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा है, तुमने इसको खरीदा है, तुम्हारा अधिकार है। तो क्या है? यू हैव राइट इन रेम, राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। बट अभी तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ना किसी के साथ, तो यू हैव राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। वहीं के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो किसी चीज का, तो सिर्फ उसी के अगेंस्ट अधिकार आएगा, या उसमें कुछ और कॉन्ट्रैक्ट में और भी पार्टीज है कोई, सबके अगेंस्ट, पूरी दुनिया के अगेंस्ट आपको अधिकार नहीं मिलने वाला। ये चीज उन्होंने यहां लिखी है, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स राइट इन पर्सोनम एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम राइट इन रेम। राइट इन पर्सोनम मीन्स अ राइट अवेलेबल अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, तो राइट इन रेम मीन्स राइट अवेलेबल अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। If A is the owner of a house property, he has the right of peaceful possession and enjoyment of the property against the whole world. ठीक, आगे बढ़े। लास्ट, आज का लास्ट टॉपिक, What are the essential elements of a valid contract? एक कॉन्ट्रैक्ट में वैलिड होना है, एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए क्या क्या जरूरी चीजें होनी चाहिए। जैसे ऐसे समझो, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हें चाय बनानी है, तो उसके अंदर क्या क्या पदार्थ, एलिमेंट्स डालोगे? पानी, टी लीव्स और शुगर, मिल्क, जिंजर, क्लोव भी बोल दो लोग, और हैं इलायची होगी ना, और लो भाई इलायची भी ले लो इलायची, और मसाले वाला चाय में तो नमक मिर्च मसाले भी डाल लो, हल्दी, और कुछ नहीं चाहिए? ऐसे रखो और बन गई। गैस नहीं चाहिए क्या? उसके नीचे जब तक उबालोगे नहीं तो कैसे बन जाएगी? ठीक है, तो हाँ, बर्तन भी चाहिए, लो भाई यूटेंसिल्स, ये सब चीजें चाहिए तब जाके तुम्हारी चाय बनेगी। तो ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए भी कुछ चीजें चाहिए, तो हम वो चीजें डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट्स चाहिए? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए, ठीक है। आओ, सबसे पहले देयर मस्ट बी टू पार्टीज। सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो यही है कि भैया दो पार्टीज होनी चाहिए। अगर एक अकेला आदमी है तो पागल खाने भेज देना उसको। दूसरा, देयर मस्ट बी अ वैलिड ऑफर एंड वैलिड एक्सेप्टेंस। ठीक, मतलब एक बंदे ने ऑफर किया हो, दूसरे ने उसको एक्सेप्ट किया हो। तीसरा, कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसिडरेशन मतलब आप कुछ दे रहे हो तो बदले में भी कुछ मिलना चाहिए। कंसिडरेशन शुड बी प्रेजेंट। ठीक, चौथा, इन्फोर्सेबल बाय लॉ,
मतलब इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन होना चाहिए। चौथी चीज, मतलब चार चीज हो गई। पांचवी चीज, पार्टीज शुड बी केपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब पार्टीज की कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सके। अब जैसे एग्जाम्पल मैं तुम्हें बता देता हूं। वैसे 3 तरीके के लोग होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। पहला, माइनर। माइनर कौन होता है? जो 18 साल से कम के होते हैं। अभी तुम लोग माइनर में हो सकते हो, कुछ कुछ हो, तो 18 साल से अगर कम हो तो क्या है, माइनर है, तुम कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते। और कौन नहीं कर सकता? एक दिमागी तौर से जो आदमी पागल है, अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड का मतलब ये नहीं कि उसके दिमाग में घंटियां नहीं बजती। अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड का मतलब है एक आदमी जिसका दिमाग ठीक नहीं है, या एक आदमी जो नशे में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। मान लो एक आदमी है जिसने दारू पी रखी है, तो वो दिमाग से ठीक नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। एक आदमी जो लिटरली दिमाग से पागल है, होता है ना कुछ कुछ लोग जिनका मेंटल नहीं ठीक होता है, तो वो नहीं कर सकते। ठीक। या फिर मान लो आप हॉस्पिटल में भर्ती हो और वो जो किसके नशे, कौन सा होता है वो जो बेहोशी की दवाई लगाते हैं ना, एनेस्थीसिया, उसके नशे में हो तो आपका दिमाग ठीक से काम नहीं करता है। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। और किस साथ नहीं कर सकते? जैसे एलियन एनिमी। एलियन एनिमी, सर जादू आ गया हमारा दुश्मन बन के। एलियन एनिमी का मतलब है कि अगर हम किसी देश के साथ जंग पे हैं तो उस देश के किसी भी सिटीजन के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे हमारे ज़्यादातर जंग किसके साथ होती है? पाकिस्तान से होती है। अगर मान लो पाकिस्तान के साथ जंग हो रही है, तो जब तक हम किसी के साथ जंग पे हैं तो उस देश के किसी भी सिटीजन के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। और भी हैं, जैसे कोई जेल में है, जेल में जो कैदी है, आप उनके साथ नहीं कर सकते। एक आदमी जो इंसॉल्वेंट है, इंसॉल्वेंट मतलब भिखारी, जो भिखारी हो गया है, उसका नहीं कर सकते। तो आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए टू बी यू शुड बी केपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। ये भी एक जरूरी एलिमेंट है। अच्छा, और क्या है? देयर शुड बी फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। पार्टीज के बीच में फ्री कंसेंट होनी चाहिए। मतलब मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम मुझसे कह रहे हो कि सर क्या आप मेरी गाड़ी खरीदोगे हैं, और मैं कह रहा हूं हाँ खरीदूंगा, बट तुम्हें मेरी कनपट्टी पे बंदूक रख रखी है और कह रहे हो खरीदोगे, लोगे जल्दी बताओ, मैं तो ट्रिगर दबाऊं। तो क्या हुआ? तुमने मेरे से कंसेंट तो ली, बट जोर जबरदस्ती करके ली। तो क्या मेरी फ्री कंसेंट है? नहीं, कंसेंट है बट फ्री नहीं है। तो अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। और क्या? कॉन्ट्रैक्ट शुड बी सर्टेन। कॉन्ट्रैक्ट नहीं, टर्म्स शुड बी सर्टेन। टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी सर्टेन। मतलब जो आपने उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन रखी हैं वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, किसी भी तरीके से कोई कंफ्यूजन नहीं। तुम कोचिंग आते वक्त फॉर एग्जांपल मम्मी ने तुमसे कहा था निकलते हुए कि बेटा वो दुकानदार है, रास्ते में जाते जाते ना शॉप आएगी ग्रोसरी की, तो उससे बोल देना तेल भिजवा दे घर पे खाने का। तुम आए कोचिंग की तरफ आ रहे थे, रास्ते में शॉप आई, ग्रोसरी शॉप, उसको बोला भैया मम्मी ना घर पे तेल मंगा रही थी तो ज़रा तेल भेज देना 2 लीटर, और ये बोल के चले गए। बताओ कौन सा तेल भेजे? खाने का तेल, सर में लगाने का तेल, मसाज करने का तेल, मशीनों में डालने वाला तेल, कौन सा तेल? बता के गए तुम? नहीं। तो क्या हुआ? कंफ्यूजन है, जिसको बोलते हैं एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी है, कंफ्यूजन है। तो अगर ऐसा है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा नहीं। तो क्या लिखा है? टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी सर्टेन। और क्या? कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट बी
एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कुछ कुछ अग्रीमेंट्स को स्पेसिफिकली बोल देता है कि ये अग्रीमेंट वॉइड है, आप नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है आप किसी को एक लॉफुल बिजनेस प्रोफेशन ट्रेड फॉलो करने से नहीं रोक सकते। अगर मैं चाहूं, मैं तुमसे कहूं कि मेरे से इतने रुपए ले लो और सीए छोड़ दो, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं तुम लोगों को एक वैलिड, एक लॉफुल बिजनेस या प्रोफेशन फॉलो करने से रोक रहा हूं, तो लॉ कहता है आप ऐसा नहीं कर सकते। या मैं, तुमने फिल्में देखी होंगी, फिल्मों में क्या होता है, एक अमीर लड़की को पटा के ले जाता है ड्राइवर है, और फिर वो जो अमीर लड़की का बाप है ड्राइवर को क्या कहता है, ये ले पैसे, पैसे ले और मेरी बेटी का पीछा छोड़ दे। करेक्ट। तो अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट है तो लॉ इसको मना करता है, कहता है कि ये आप किसी को किसी से शादी करने से नहीं रोक सकते, प्रोवाइडेड वो लीगल मैरिज एज से ऊपर हैं। ठीक है। तो ऐसे में अगर कभी होता है तो कह देना कि ले ले पैसे और लेके भाग जाएंगे, क्योंकि पापा दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि पापा ने अगर दे दिए पास से, फॉर एग्जाम्पल उस लड़की के बाप ने पैसे दे दिए और उस लड़के ने ले लिए, तो वो लड़की भी लेके भाग जाए ना तो भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो वैलिड नहीं है और वो वापस देने की भी जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, बॉयफ्रेंड ने अगर पैसे ले भी लेना तो उसको वापस देने की भी जरूरत नहीं है, और ले जाओ ऐश कर लेना। ठीक। तो कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। तो ये एग्जांपल है कि एक दो एग्जांपल है कि और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो लॉ कहता है आप नहीं कर सकते। तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट है तो वो वैलिड नहीं होगा, आप वो नहीं कर सकते। नेक्स्ट, कुछ कुछ लॉ में लिखा है, कुछ कुछ एक्ट्स में लिखा है कि आपको अगर एक कॉन्ट्रैक्ट करना है तो वो राइटिंग में ही करना है। तो अगर वो राइटिंग में नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। और कुछ कुछ एक्ट्स में लिखा है कि आपको वो राइटिंग में होना चाहिए, साथ साथ आपको उसको रजिस्टर भी करवाना है, तो अगर राइटिंग में और रजिस्टर्ड ना हो तब तक वो वैलिड नहीं है। मतलब ये सभी के लिए नहीं है, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए नहीं है। कुछ कुछ एक्ट्स किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्पेसिफिकली बोलते हैं कि भैया ये वाला कॉन्ट्रैक्ट आपको राइटिंग में करना है, तो अगर वो राइटिंग में नहीं है तब वैलिड नहीं है। और कुछ कुछ कहते हैं कि राइटिंग में भी करवाओ और रजिस्ट्री भी करवाओ इसकी। जैसे घर खरीदना, जब घर खरीदते हो तो रजिस्ट्री होती है, गाड़ी खरीदते हो तभी रजिस्ट्री होती है, तुम्हें सर्टिफिकेट मिलता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो वो क्या है, जब तक वो राइटिंग में ना हो और जब तक वो रजिस्टर्ड ना हो तब तक वैलिड नहीं है। पर ये सब के लिए नहीं है, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए नहीं है। ठीक है। तो आओ जल्दी से इसको एक बार जल्दी से डिस्कस करते हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं? पहला, एन ऑफर और प्रपोजल बाय वन पार्टी एंड एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर बाय अनदर पार्टी। दूसरा, इंटेंशन होना चाहिए टू क्रिएट ए लीगल रिलेशन। ठीक। तीसरा क्या है? फ्री कंसेंट बिटवीन द पार्टीज के बीच में फ्री कंसेंट होना चाहिए। पार्टीज आर लीगली केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, मतलब वही माइनर ना हो, अनसाउंड माइंड ना हो। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज लीगल, ऑब्जेक्ट लिखा है मतलब ऑब्जेक्टिव, कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है वो लीगल है, और एंड इट इज नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ऐसा ना हो कि मैं तुमसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं कि तुम्हारे ब्याह पे फाउंडेशन पेपर मैं दूंगा जाके, तुम मुझे पैसे दे देना, पेपर तुम्हारे नाम पे भरा जाएगा, सब कुछ तुम्हारा ही होगा, बट पेपर जाके मैं दे आऊंगा। बताओ क्या वैलिड होगा ये एग्रीमेंट? नहीं। तो ऑब्जेक्टिव जो है कॉन्ट्रैक्ट का वो लीगल होना चाहिए एंड पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। सारी जनता तो खुद पढ़ के आ रही है और तुम मुझे भेज रहे हो सर आप पर पेपर दे आओ, तो इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। नेक्स्ट, अग्रीमेंट इज सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन, मतलब कंसिडरेशन भी होना चाहिए। नेक्स्ट, अग्रीमेंट मस्ट नॉट हैव बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली मतलब लॉ ने स्पेसिफिकली मना ना कर रखा हो, जैसे किसी को किसी से शादी करने से रोकना, एक बिजनेस से प्रोफेशन फॉलो करने से रोकना। नेक्स्ट, टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर सर्टेन, कॉन्ट्रैक्ट जो टर्म्स एंड कंडीशंस दे शुड बी क्लियर, इनमें कोई कंफ्यूजन, कोई एम्बिग्विटी ना हो। नेक्स्ट, द अग्रीमेंट इज केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड, जैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे कह रहा है तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा बेटा, बताओ कर सकता है वो पॉसिबल ऐसा?
नहीं। अच्छा, एक पंडित कह रहा है तुमसे कि ये पूजा करवा लो और देखना तुम मरने के बाद स्वर्ग जाओगे, हेवन। बताओ पॉसिबल है? अच्छा चलो, मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, मैं तुम्हें दे रहा हूं 2 लाख रुपए दूंगा, तुमसे मैं कह रहा हूं तुम एक फुटबॉल को किक मारो और ऐसी मारना कि ऊपर ही जाती जाए, नीचे ना आए। बताओ। नहीं? क्यों? वैलिड नहीं है ना, क्योंकि ये केपेबल नहीं है। द अग्रीमेंट शुड बी केपेबल ऑफ बी परफॉर्म। इम्पॉसिबल टास्क के लिए ना हो। एक आदमी पंडित कह रहा है ये पूजा करवा लो, देखो मैं इसको जिंदा कर दूंगा, अभी पॉसिबल नहीं है ना। लास्ट, वेयर agreement is required to be in writing under any law, it must be in writing, and where both writing and registration are required by some act or law, the agreement must be in writing and registered. क्लियर है? तो ये जितने भी मैंने पॉइंट्स पढ़े हैं उन पॉइंट्स को यहाँ पे ब्रीफ में एक्सप्लेन किया हुआ है कि ऑफर एक्सेप्टेंस क्या है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस क्या है, लॉफुल कंसिडरेशन क्या है, capacity of parties, free consent, lawful objective, agreement not expressly declared to be void, certainty, possibility of performance, writing and registration। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी सब बोला है वो सब यहाँ पे थियोरी में तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही करेंगे। अभी ये बता दो जो हमने आज पढ़ा है इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई चीज़ पूछे तो बताओ। जो ऑनलाइन बैठे कोई डाउट नहीं? चलो जी, तो आज इतना ही करेंगे, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। बाय बाय।